महाराष्ट्र चुनाव में पूरी लड़ाई एक कुर्सी की है, सीएम की कुर्सी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 पार्टियां इस कुर्सी के लिए चुनावी मैदान में हैं। और इस वक्त इस कुर्सी पर बैठे हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिंदे जी, मैं आपकी कविता से ही शुरुआत करना चाहूंगी, जो आपने पढ़ी तो थी प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन आज उसकी पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मेरा नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐसा लग रहा था ये पंक्तियां आपने उद्धव ठाकरे जी के लिए भी एक इशारे के तौर पर पढ़ी थी। नहीं, उस दिन तो मोदी जी के लिए मैंने पढ़ी है। वो मोदी जी का जीवन ही ऐसा है। तो लेकिन अगर मैं अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी से मिली थी, उद्धव ठाकरे जी ने अपनी कलाई चढ़ाते हुए एक बयान दिया था, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने मुझसे कहा था, जब उससे मिलो तो पूछना मेरे पिताजी का फोटो क्यों लगाते हो, अपने पिताजी का नाम लेने में क्या शर्म आती है, कौन है आपके पिताजी, कुछ गुनहगार हैं क्या, मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं। ये उनके शब्द हैं। अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जी का वो वारिश कहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने बेच दिए, उनकी विचारधारा को बेच दी। जिन कांग्रेस के साथ बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा दूरी रखी थी, उन्होंने कहा था, आज भी उनका बयान आता है, स्टेटमेंट जो किया था, आज भी लोग उसको सुनते हैं, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज ये शिवसेना और कांग्रेस सिर्फ कुर्सी के लिए हमारे शिवसेना के विचारधारा को तोड़कर, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को तोड़कर एक मुख्यमंत्री के, सीएम के कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और सरकार में बैठ गए। उनको तो उनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये विचार है। उनकी प्रॉपर्टी तो हमको नहीं चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि बाला साहब ठाकरे जी की प्रॉपर्टी तो जो उनके वारिश है, उनको, उनके विचार, यही हमारी प्रॉपर्टी है। आज ये शिवसेना कैसी बड़ी है, उद्धव ठाकरे ने क्या किया है? ये बाला साहब ठाकरे जी ने मेहनत की, कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, कई लोगों ने दिन रात मेहनत की, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचा है, बढ़ाया है, कई लोगों ने पार्टी के लिए आंदोलन किए, जेल में गए। एक भी केस है उद्धव ठाकरे जी के ऊपर? आप तो खुद ही कहते हैं कि उद्धव जी जो हैं, जब मुसीबत आती है तो पीछे हट लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा मामला तुम जानो। आप देखो, तुम लड़ो, हम कपड़ा संभालते वाली बात है। तो कैसी पार्टी टिकेगी? बाला साहब ठाकरे जी की ये पार्टी, उनके विचार हम आगे ले जा रहे हैं, और ये आज उनको सीमित रखा था। आज 2-2.5 साल सीएम थे, ये हमारे सेंट्रल हाउस में, विधान भवन के फोटो नहीं लगा सके हो बाला साहब ठाकरे जी का। बड़े महापुरुषों के लेन में हमने बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाया। बाला साहब ठाकरे जी आज जितने भी बड़े व्यक्तिमत्व है, उनके पंक्तियों में उनको बिठाने का काम इन्होंने क्या किया है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आपने उनकी पार्टी चुरा ली, उनका सिंबल चुरा लिया, उनके पिताजी का नाम चुराते हैं आप गद्दार हैं। वो चोरों के मुंह नहीं लगते। वो तो महागद्दार है। फिर उन्होंने तो शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, और सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना बीजेपी के साथ। लोगों ने मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी को, तो लोगों के साथ विश्वासघात, धोखा तो उन्होंने किया। पूरे महाराष्ट्र के बीजेपी के साथ तो किया ही किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ तो किया ही किया। तो फिर बड़ा गद्दार कौन है? आप उद्धव ठाकरे। लेकिन मैं ये सब बात नहीं करता हूँ, ये उनको भी शोभा नहीं देता। उनको भी ये बौखला गए, हम काम कर रहे हैं। आज उनको लगता नहीं था कि इतना काम हम करेंगे। 2 साल में इतना काम किया है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने बंद कर दिए, मेट्रो बंद किया है,
अटल सेतु बंद कर दिया, कारशेड बंद कर दिया, समृद्धि हाईवे बंद कर दिया, सब प्रोजेक्ट बंद किए, किसानों के प्रोजेक्ट बंद कर दिए। जो शुरू थे वो हमने शुरू कर दिए। आज सब जगह चहल पहल दिख रही है, सब त्यौहार शुरू है, काम शुरू है, प्रोजेक्ट शुरू है, वेलफेयर स्कीम शुरू है, कल्याणकारी लाडली बहन योजना है, कई स्कीम हमने किसानों के लिए। वो उन्होंने सोचा नहीं था ये कर पाएंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ये सब कर पाएंगे। आपको बहुत हल्के में लिया, आपने कहा कि ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अब बाकी की पिक्चर में क्या दिखाएंगे आप उन्हें? सिंबल ले लिया, पार्टी ले ली, सीएम पद भी आपका है, तो अब और क्या चाहिए? ये सिंबल लिया मतलब क्या है? ये क्या चुराने वाली क्या खिलौना है क्या? वो पार्टी क्या चुराने वाली खिलौना है? हम मेजोरिटी में है, लोकसभा लोकशाही में मेजोरिटी को इम्पोर्टेंस रहता है। हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर लगाई है। ये कौन है? बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को बेचने वाले ये लोग हैं, उनको गिरवी रखने वाले ये लोग हैं। वो कई लोग तो कहते थे कि ये सिंबल को फ्रीज करो, जो बाला साहब ठाकरे जी का सिंबल, शिवसेना ये सिंबल, ये इसको फ्रीज करो बोल रहे थे। क्या उनकी फितरत है? और उनको हम पे बोलने का अधिकार है? नहीं, उद्धव ने हमसे बातचीत में ये कहा कि आप बिक गए थे, आप बिक गए थे, आपके पाप आपको डुबो देंगे। कैसे बिक गए थे? बिका कौन कांग्रेस के साथ? बेचा किसने? जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा दूर रखा, उसके साथ बिक गए कौन? सत्ता की लालसा में किसने कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता पाने के लिए? मैं तो कह रहा था कि बीजेपी के साथ अलायंस करो, 5 बार कहा मैंने। क्या मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था? लेकिन उनको 5 साल पार्टी जाने तो खड्डे में, कार्यकर्ता जाने तो खड्डे में, हमारी कुर्सी बची रही। 5 साल हमको राज करना है। लेकिन हमसे बातचीत में उद्धव जी ने तो एक दूसरी थ्योरी बताई। उनका ये कहना था कि उन्हें तो सीएम की कुर्सी प्यारी नहीं थी। अच्छा। जब उन्हें बगावत का पता चला, उन्होंने आपसे कहा कि सीएम की कुर्सी ले लो, मैं सोनिया जी और पवार जी से बात कर लेता हूं। अच्छा। और बस मेरी पार्टी को कुछ तोड़ो मत। उनको 97 से इच्छा थी। जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, नारायण राणे जी मुख्यमंत्री बने, तब से इनको लालसा थी। उन्होंने कई विधायक मेरे साथ में है ना अभी, उनका लेटर लिखवाया, बाला साहब को साइन करवाया कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना। तब से ये उनके चेहरे पे मत जाओ, वो इनोसेंट चेहरा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उनमें से वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर वो तो कह रहे थे कि आप उनके पास रोते हुए आए, आप डर गए थे और आपने कहा कि भाई मुझे जेल में डाल देंगे, आप बीजेपी के साथ आ जाओ प्लीज, ऐसी उन्होंने कहा। रोने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है, लड़ने वाला है। और हम लड़े, सत्ता को छोड़ दिया हमने, मंत्री था मैंने उनको कहा कि बीजेपी के साथ ज्वाइंट हो जाओ, जो हमारा नेचुरल गठबंधन है। हम उनके साथ चुनाव लड़े थे, हो गई उनकी गलती, आपकी गलती छोड़ो, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा करो, लेकिन उनको बनना था, बने रहना था। और हमसे क्या बात करते हो? हमसे क्या बात करेंगे वो? बिकने की बात हमसे क्या करेंगे? पैसे के सिवा तो उनका दिन शुरू नहीं होता है, रात खत्म नहीं होती है। यानी कुर्सी और पैसा बहुत प्यारा है उनको। अभी तो दुनिया को मालूम है, वो तो सिर्फ लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। पार्टी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, कार्यकर्ता को बड़ा करना पड़ता है, कार्यकर्ता को ताकत बल देना पड़ता है, तब पार्टी बड़ी होती है। उनको इनसिक्योरिटी है मास लीडर से। जितने मास लीडर, राज ठाकरे उनको गला दिया, नारायण राणे गला दिया, छगन भुजबल गला दिया, एकनाथ शिंदे जाने दिया। क्यों? अगर ये सब एक साथ होते तो ये शिवसेना पार्टी कितनी मजबूत होती। लेकिन एक इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब लोगों को जाने दिया नहीं, जाने को मजबूर करा। आप कहते हैं वो जलते हैं लोगों से। सिर्फ पार्टी, सिर्फ उनके परिवार की पार्टी है। उनको किसी ने घर लिया हुआ अच्छा नहीं लगता है, अच्छी गाड़ी लिए हुआ अच्छी नहीं। ऐसा कोई नेता होता है क्या?
अरे अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा देखते हुए आनंद होना चाहिए। जब पार्टी बड़ी करनी है तो कार्यकर्ताओं को बड़ा करना चाहिए। एक कार्यकर्ता 100 लोगों को संभालने की ताकत रखता है। खुद बड़ा होना, खुद प्रॉपर्टी बनाना, ये कौन सा लीडरशिप है? ये कौन सी लीडरशिप है? ऐसी पार्टी बड़ी होती है? ये पार्टी तो हमने अभी वोट शेयर तो हमने ले लिया लोकसभा में, तो कौन से मुंह से बोल रहे हमारी पार्टी चुराई? ये क्या चुराई? क्या सो रहे थे वो? ये पार्टी के चुराने वाली बात है? जनता हमारे साथ है। 50 एमएलए, 13 खासदार सांसद, लाखों शिवसैनिक रोज आ रहे। जो गया वो गद्दार, जो गया वो कचरा, वो अकेले अच्छे। अरे खुद के गिरेबान में झांको, ये क्यों जा रहे लोग? क्यों छोड़ रहे पार्टी? क्यों? एकनाथ शिंदे कौन है? एक छोटा कार्यकर्ता है। तुम तो पार्टी के नेता, बड़े लीडर, पार्टी के प्रमुख, बाला साहब ठाकरे जी के बेटे कहलाते हो, लेकिन उनके विचार को त्यागते हो। आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि उनसे जब बात हुई तो क्या आपका जो सबसे मुश्किल उनका दौर था, जब वो एनेस्थीसिया से बाहर भी नहीं आए थे, गर्दन से नीचे हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे, तब इतने बुरे वक्त में आपने उनकी पार्टी? अरे भाई, जब मैं गया तो उनसे बात करते करते गया। विधान भवन में वो बैठे थे खुद। वो उस वक्त चुनाव था राज्यसभा और विधान परिषद का। जब वो बीमार थे तो उनका बेटा लंदन घूम रहा था। ये जब ये चुनाव था तब हम गए, उनसे बात करते करते मैं गया। झूठ बोल रहे हैं उद्धव? सफेद झूठ बोले कि काला क्या है? वो कहते हैं आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की वो उनकी हिम्मत है कि मेरे आंखों में आंख डालने की बात करने की? उनको पता है एकनाथ शिंदे ने क्या किया है। ये पार्टी को चुनाव में मदद करना, ये करना, वो करना, पार्टी के चुनाव पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी हो, एकनाथ शिंदे चले जाओ, जीत के लाना, हार पे लेना। बिल्कुल सही बात का आपने जिक्र किया बाला कि मेरा साहब ठाकरे जी चुनाव में पार्टी संगठन खड़ा करने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते थे, लोगों के पीछे खड़े रहते थे, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 दिन ट्रैवल करते थे, गांव जाते थे। किया है क्या इन्होंने कुछ? एक केस है क्या उनके बदन पे? या ऐसा पार्टी का लीडर होता है? कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता तकलीफ में, संकट में आए, तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूं। ऐसे पार्टी बड़ी होती है। जेल में जाए तू तो तेरा कर्म से गया। कितने विधायकों की बात है, कितने मंत्री लोग की बात है। जब मैं उनको संभालता हूं तो इनको बुरा लगता था, ये पार्टी में मेरे इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे पार्टी बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। मैं तो कहा था ना, मुझे कुछ मुख्यमंत्री नहीं बनना था, मुझे तो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन करना था। और मुझे बोलते हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ये भी मैंने बताया उनको। आप मुझे बोलते मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं वैसे माहौल बना देता। आप तो बोले मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, शिवसैनिक को बनाना है, शिवसैनिक को बनाना है। इतना अच्छा प्लानिंग किया उन्होंने और शरद पवार साहब के मुंह से कहलवाया कि इनको बनाना है, इनको बनाना है, इनको बनाना है। ये बात कोई छुपती है क्या? लेकिन शिंदे साहब एक चीज समझनी है, आपने खुद ही जिक्र किया कि आप उनके लिए मेहनत करते थे, काम करते थे, पार्टी बढ़ाते थे और जीत का हार लाके उन्हें पहनाते थे। आप उनके संकट मोचक कहे जाते थे, आप उनके दूत कहे जाते थे एक वक्त कि कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, कोई उद्धव जी मुश्किल में है, एकनाथ शिंदे को भेज दो। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते इस कदर तल्ख हो गए? पार्टी छोड़ना अलग होता है, इतना आपस में द्वेष हो गया। जब मुझे खत्म करने की सोची उन्होंने पॉलिटिकली क्यों? मेरा केस में नाम डाल दिया था। एक सहयोगी मंत्री, उसके किसी केस में उसको फंसाना। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उस ऑफिसर को बुलाया मैंने, उसने कहा मेरे को सच। जब मुझे थ्रेट आई तब मेरी Z+ सिक्योरिटी नकार दी उन्होंने। मैं डरता नहीं, लेकिन प्रमुख का क्या काम होता है? उसकी रक्षा करना है, कार्यकर्ता की, क्या मरवाना उसको? क्या अपने बेटे के लिए मेरा रास्ता कांटा साफ करना? मुझे बोलते, मैंने कहा भी इसे बड़ा करना है, क्या करना है,
तो हम करेंगे ना। हम प्यार के भूखे हैं, सत्ता के नहीं, कुर्सी के नहीं, पैसे के नहीं है। हमने कभी ये कुर्सी, सत्ता, पैसे से प्यार नहीं किया, सब उनको प्यार है। वो अलग इंसान है, देखने में आप एक बार दो बार मिलोगे आपको लगेगा इसके जैसा आदमी नहीं है, लेकिन फिर बाद में उनकी असलियत आपको पता चलेगी तो ऐसे है क्या। वो तो अभी भी कह रहे हैं, हमसे बातचीत में अभी 2 दिन पहले जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को जेल भेजूंगा। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले से जेल में भेजने की तैयारी में है मेरे को, और मैं जेल से डरता नहीं। मैं तो आंदोलन से आया हूँ, संघर्ष से आया हूँ, लेकिन उतने इतने बाजुओं में जोर भी चाहिए। एकनाथ शिंदे क्या है, इतना गहरा गहरा नहीं है। हाँ, आपने बाकायदा अपनी दाढ़ी को लेके एक बिल्कुल डायलॉग मारा था कि डरते नहीं हैं आप। हाँ, और मैं क्यों डरूं, मैं भगवान से डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता हूँ, किसी का चिंता नहीं। इन्होंने जो माया बनानी है, प्रॉपर्टी बनाई, कौन सा उनका बिजनेस है? तो आप कह रहे हैं उद्धव भ्रष्टाचारी भी? मुंबई महापालिका जो हमको चोर कहते, वो तो बड़े डाकू है, इतने सालों से लूट रहे हैं मुंबई महापालिका को। हम आने के बाद तो कंक्रीट के रोड बनाए हमने, हम आने के बाद एसटीपी, ऐसे ही पानी समुद्र में अभी भी जा रहा है विदाउट ट्रीटमेंट। क्यों नहीं किया 15 साल? क्यों लोगों के पैसे को डुबाया, बर्बाद किया? ये बीएमसी, ये करप्शन का एक उनका साधन है। कोविड में पैसे खाए, बॉडी बैग में, खिचड़ी में, रोड के रिपेयरिंग में। किसको बताएंगे? ये दुनिया को मालूम है सब। बाला साहब ठाकरे जी के लिए उन्होंने कहा, आपने कहा कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जी मुझे बोलना नहीं था इस बात को, आपने ये बात छेड़ा करके मैं कभी बोलता नहीं था उनके बारे में। नहीं, हाँ, एक इंटरव्यू मैंने सुना तो आपने कहा कि अगर आज वो जीवित होते तो पार्टी आपको सौंपते, उद्धव को नहीं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। पार्टी पार्टी की तरह चलनी चाहिए, पार्टी पार्टी की तरह चलनी चाहिए। वो बाला साहब ठाकरे जी लोगों को अपने सहयोगी समझते थे, और ये समझते नौकर, खुद मालिक और हम नौकर। ऐसी पार्टी चलती है क्या किधर? अभी हमारी पार्टी जो चले, कार्यकर्ता की पार्टी है। मेरे बेटे को 7 लोगों ने कहा कि इसको मंत्री बनाओ, 7 एमपीज ने, लेकिन मेरे बेटे ने कहा ऐसा नहीं। मैंने भी उसको कहा कि उसने जो कहा वो मेरे दिल में था, सीनियर मोस्ट जो हमारे एमपी है उसको बनाओ। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, वो पार्टी मालिक और नौकर की बना के रखी थी उन्होंने। ये परिवारवाद में पार्टी बड़ी नहीं होती है। चलिए, तो पार्टी और उद्धव की बात हुई। अब एक दूसरी बात है, आपने कहा उद्धव ने अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं उनका हिंदुत्व जो है वो घर जलाने वाला नहीं, चूल्हा चलाने वाला है। ऐसा है? ये उनकी डेफिनेशन है, हमें मालूम है ना। उनका हिंदुत्व जो है वो जब हिंदुत्व को जैसा चाहे वैसा मोड़ते हैं वो। आज उनके पास क्या है? कौन सी हिंदुत्व की विचारधारा है? कौन से मुंह से बोल रहे हिंदू? आज तो हिंदू हृदय सम्राट बोलने में भी नहीं हिचकिचाता है वो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को नहीं बोलते वो, क्योंकि कांग्रेस को बुरा लगेगा, राहुल जी को बुरा लगेगा। कौन सा हिंदुत्व है? काय का हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व क्या है कि आग लगाने का है क्या? हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे भूखे को खाना खिलाओ, इस राज्य का विकास करो, लोगों को नौकरियां दो, लोगों को घर दे दो। वो कर रहे हैं हम। मुंबई के मुंबई वासी जो मुंबई छोड़कर दूसरी जगह गए, ये सारे प्रोजेक्ट रखड़े पेंडिंग है, वो बिल्डर इनके ही है। अब उसको हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, और लोगों को मुंबई के बाहर गए उनको वापस ला रहे। किया इन्होंने। ये बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व था। ये किसी दूसरे धर्म का अपमान करना, अनादर करना, ये हिंदुत्व नहीं था। लोगों को खाना खिलाना, लोगों को रोजगार देना, ये इस राज्य का डेवलपमेंट करना, वो कर रहे हैं हम। इन्होंने क्या किया? सब प्रोजेक्ट को बंद कर दिया।
एंटी डेवलपमेंट विजन रख के काम करने वाले लोग हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को लेकर बड़ी डिबेट चल रही है। एकनाथ शिंदे जी इस नारे के साथ खड़े हैं। क्या है बटेंगे कटेंगे, क्या है? क्या उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं? मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। क्या एक नहीं होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम को एक होना चाहिए कि जातियों को एक होना चाहिए? उन्होंने बोला है हिंदू और मुसलमान एक है, एक हो जाओ, बोला है उन्होंने। उन्होंने कहा एक हो जाओ, एक साथ रहो तो सुरक्षित रहोगे। वोटिंग करो एक साथ, लोकसभा में जैसे हो गया वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या बटेंगे कटेंगे, इसका अर्थ क्या निकाल रहे? हिंदू मुसलमान का किसने बात किया है? तो क्या मतलब है आपकी नजर में? कौन एक हो जाए? हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, सारी जातियां एक हो जाए? सारी जातियां आज जो है, मोदी जी ने कहा है सारे एक हो जाओ, ये चुनाव को सामने जाओ। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करो, मुसलमानों को गाली दो, कहा है। ये जो बोल रहे आज एमबीए में, अभी कई लोग मौलाना जी उनके फेवर में बोल रहे हैं। हाँ, बाकायदा ज्ञापन सौंप रहे हैं सशर्त कि भाई चिट्ठी लेके के वोट दीजिए। मोदी जी ने बोला है क्या हमारी योजना हिंदू बहन लेती है, मुसलमान नहीं लेती है, क्रिश्चियन नहीं लेती है? मोदी जी के जितने भी योजना है, क्या मुसलमान बहन लेती नहीं, मुसलमान भाई लेता नहीं? क्या उसमें बंदी रखी है? ये सब उनको भी पता चलेगा। ये सिर्फ यूज एंड थ्रो करने वाली कांग्रेस, ये गरीब को गरीब रखने वाली है। गरीबी हटाओ बोलते, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। ये उनको ऐसे ही रखना है, उनका डेवलपमेंट नहीं करना है। शिंदे जी, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे लाभार्थी काम और योजनाएं बदस्तूर जारी रखी, उनमें इजाफा किया है। फिर भी मुस्लिम वोट जो है वो क्यों नहीं खिंचा चलाता है? क्या हम वोट के लिए नहीं करते? वोट की राजनीति नहीं करते हम समाज के लिए काम करते हैं। एक दिन तो सर समाज को पता चलेगा काम करने वाले कौन, वोट की राजनीति वाले कौन, और उनकी जान पे वोट राजनीति की रोटी सेकने वाले कौन। अच्छा, ये बताइए, महायुति में आजकल विरोधाभासी बयान आते हैं। अजीत दादा कहते हैं कि भाई बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, और उनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं, बीजेपी के नेता भी सुर में सुर मिला देते हैं। आपके लिए दिक्कत का सबब तो नहीं हो जाएगा कहीं? क्या आपके लिए परेशानी तो नहीं हो जाएगी कि साहब? हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारा सीधा हिसाब है कि सब लोग साथ में हो जाओ, साथ होकर इस चुनाव को सामने हो जाओ। क्या ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल करते थे, तोड़ो फोड़ो राज करो, वैसे कांग्रेस कर रही है। तो उससे हमें क्या सावधान नहीं रहना चाहिए? हमको एक नहीं होना चाहिए, तोड़ फोड़ की राजनीति करनी चाहिए? क्या गलत किया है मोदी जी ने? क्या कहा गलत कहा है? नहीं, अजीत दादा को पसंद नहीं आ रहा। नहीं, अजीत दादा ने समझने की उसको देखो, इसका इंटरप्रिटेशन जैसे निकाले वैसा है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात की है क्या? मुझे तो साफ लगता है कि इसमें जैसे तोड़ो फोड़ो राज करो वाली बात वो करते हैं, वैसे हमारे मोदी जी नहीं करते। हमारे मोदी जी किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक होकर साथ रहकर इस राज्य को आगे बढ़ाओ और केंद्र आपको सपोर्ट करेगा, इस राज्य का विकास होगा। ऐसा अर्थ क्यों नहीं लेते हम? अच्छा, चलिए ये बताइए, 4 जून से हमारा महायुति है, हम महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा महायुति को चुनाव में हमको जिताना है। अजीत दादा की कितनी सीटें हैं, हमारी कितनी है, बीजेपी की कितनी है, नहीं, महायुति की सीट, एक एक सीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हर एक की सीट को हम जिताएंगे, अजीत दादा की हो, हमारी हो या बीजेपी की हो। ये बताइए, 4 जून से अभी तक में आपने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे जो नतीजे आपके हक में नहीं गए थे, हालांकि आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था, लेकिन जो महायुति के लिए जो नतीजे फेवरेबल नहीं रहे थे, हाँ, लोकसभा में 4 जून के जो नतीजे आए थे, वक्त तो सिर्फ 4 महीने का ही था, ऐसा क्या किया आपने कि वोटर का मन पलट जाएगा? देखिए, लोकसभा में फेक नैरेटिव फैलाकर ये चुनाव लड़े हो, संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासियों को डराया, सबको डराया, रिजर्वेशन जाएगा। अब ये डरा के इतना पेनिट्रेट हुआ नीचे तक कि लोगों के एकदम जहन में घुसाया। अभी ये चुनाव है जो है, ये चुनाव तो संविधान बदलने वाला नहीं है, ये लोकलाइज चुनाव है।
ये लोकल मुद्दे पर है। और इसलिए हमने जो डेवलपमेंट किया है, अब देखिए ना, कोस्टल रोड पे जाओ, अटल सेतु में जाओ, मेट्रो में बैठो, ये सब बंद करे थे उन्होंने, इसको हमने चालू किया है। और आज लोगों को दिख रहा है समय बच रहा है, तो लोग किसको वोट करेंगे। लाडली बहना की योजना है, लाडले भाई की है, हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको हायर एजुकेशन लेना है, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनना है, वो उसको हमने फ्री कर दिया है। तो किसानों को हमने मुआवजा दिया है किसानों की स्कीम की। तो ये क्या सरकार का काम नहीं है लाडली बहना को सपोर्ट करना? लाडली बहना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन उद्धव कह रहे हैं कि लाड़की बहना के जरिए आप महिलाओं को अपना नौकर समझ रहे हैं और एक तरह से डील कर रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें सैलरी पे रख लिया है, अब हमारे लिए काम करो, मतलब वोट दो। तो उनके मैनिफेस्टो में हमारा चुरा है, वो हमारा जो हमने जाहिरनामा वचननामा जो किया है उसमें उन्होंने अभी 3,000 रुपये देने की बात की है। क्या वो क्या करेंगे? उनको नौकर समझते हैं महिलाओं को? उन्होंने तो अपमान किया है। क्या भीख दे रहे हो क्या? क्या रिश्वत दे रहे हो क्या? ये ऐसा अपमान करने वालों को हमारी लाडली बहना वोट करेंगी? उनको बराबर घर में बिठाएंगे। आपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया कि आपने क्या कुछ किया है, लेकिन किसान वर्ग थोड़े नाराज रहे। विदर्भ एक इशू रहा, सोयाबीन की जो फसल का एक मुद्दा रहा, वो तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आपके सोयाबीन में हमने पिछले चुनाव में आचार संहिता का बाद, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद हमने 5,000 रुपया हेक्टर सोयाबीन को और कपास को दिए। अभी आज ही मैंने पीयूष गोयल जी से बात की, एमएसपी के रेट में जितने भी सेंटर खोलेंगे सोयाबीन को खरीदा जाएगा। 15% मॉइस्चर होगा उसको भी खरीदेंगे और कॉटन को भी एमएसपी देंगे। तो किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? हो जाएगी ना, बिल्कुल। और मराठी एमएसपी देंगे और उनका नुकसान भरपाई हो जाएगा, जो गैप है फिल करेंगे। देर तो नहीं हो गई अनाउंसमेंट करने में इसकी? मतलब वक्त कम मिला, पहले होता तो एग्जीक्यूट भी हो जाता शायद। लोकसभा में तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही तो किया है। मराठा आरक्षण? मराठा आरक्षण का क्या, अभी मराठा आरक्षण तो हमने जो देना था, भूमिका हमारी जो पॉजिटिव है, हमने 10% आरक्षण भी दिया है। हमारा पहले से स्टैंड था कि ओबीसी या अन्य समाज को डैमेज नहीं करते हुए, उनका कम नहीं करते हुए हम रिजर्वेशन देंगे, दिया है। आज उसका फ़ायदा ले रहे लोग, लेकिन जिनके हाथ में इतने सालों में रिजर्वेशन देने का मौका था उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ मराठा समाज को इस्तेमाल किया। इसलिए मराठा समाज ने भी ये सोचना चाहिए कौन देने वाला है और सिर्फ कौन राजनीति करने वाला है। फिर भी लेकिन मराठा समाज के अंदर एक नाराजगी नजर आती है। उनके नेता जो हैं वो भी, जरांगे पाटिल साहब, वो भी काफी गुस्से में रहते हैं। तो कहाँ गलती हो गई? आप तो खुद मराठा नेता हैं। हाँ, तो वही आप नेता हैं, तो दिया ना, इसलिए तो दिया, 10% दिया है। कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था वो दिया। जस्टिस शिंदे कमेटी गठित की, बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव करो, वो कर दिया और 10% दिया है। अब उसको रद्द करने के लिए कौन जा रहे हैं? एमयूए के लोग जा रहे हैं। दिया तो नहीं, और हम दिया है उसको रद्द करो, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। ये समाज ने इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लोगों को समझ में आएगा, वोटरों को, और ये वोट में तब्दील होगा आपके लिए? जरूर आएगा। अच्छा शिंदे जी, 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना का मुकाबला यूबीटी से है। तो वहां पर तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कह रहे हैं कि ठीक है, चुनाव आयोग ने आपको चिन्ह दे दिया, नेता आपके साथ हैं, लेकिन जो असली फैसला होगा कि असली शिवसैनिक आपके वोटर किसके साथ हैं, उसके नतीजों से होगा। लोकसभा में हुआ ना, कोकण में तो एक भी सीट नहीं मिला उनको, पूरा 0 मिला। ठाणा में गया, संभाजीनगर गढ़ बोलते थे, पहले दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे गए। 13 सीट हम सामने फाइट किए, 7 हम जीते। वोट शेयर हमारे पास ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट हमारे पास ज़्यादा है। अभी उनके पास वोट बैंक कांग्रेस की है। मतलब वो कांग्रेस अपना शिवसैनिकों का आधार खो चुके हैं वो। बिल्कुल, अब विधानसभा में दिखेगा। तो आपको क्या लगता है इस डायरेक्ट फाइट में इस बार भी बाजी आप ही मारेंगे? बिल्कुल, लोग हमारे साथ हैं ना, उन्होंने विचार छोड़ दिए ना, आइडियोलॉजी छोड़ दी। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को भी साथ ले लें तो हिंदुत्व में क्या दिक्कत है? हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को साथ में लो मत, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी कहाँ बोलते थे मत लो करके?
लेकिन आज उनकी विचारधारा जो है, आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो ये कांग्रेस के साथ जाते। कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कांग्रेस हमारे जो हिंदुत्व की पुकार करने वाले हमारे सावरकर जी को गालियां देती है, तभी चुप बैठते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं क्या? अभी राहुल गांधी को बोलने को बोलिए। आदित्य ठाकरे भी बात कर लेते हो। आदित्य ठाकरे जाने आपको दो, वो चैलेंज सब जाने मुझे दें। बात- नहीं, पर वो आपको झूठा कह रहे हैं। अरे वो छोड़ो, झूठे कितने अभी वो कह रहे हैं उनके- आपको बाला साहब से आपकी कोई नजदीकी नहीं थी, कोई अच्छे संबंध नहीं थे। देखो वो बहुत छोटा बच्चा है, उसके बारे में मेरे को सवाल मत पूछो। तो एक आखिरी सवाल ये कि आज मैं आपका ये साक्षात्कार कर रही हूं महाराष्ट्र के सीएम से। जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब भी क्या एकनाथ शिंदे जी के नाम के आगे सीएम लगा होगा? देखिए, हमारा ऐसा कोई रेस नहीं है। हमारा टारगेट और फोकस एक ही है। इस राज्य में 2 साल ये महायुति सरकार ने काम जो किया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। जो परियोजना ही लगाई, जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जो वेलफेयर स्कीम की, इंडस्ट्री आ गई, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और इसलिए हमारी जनता के लिए मुझे क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को क्या देने वाला हूँ, महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलेगा, इसमें हमें लेकिन ये हमारा मकसद है कि महायुति सरकार को पूरे मेजोरिटी में लाना, ये हमारा टारगेट है। लेकिन अमित शाह जी ने एक बयान दे दिया था कि भाई हम आपके नेतृत्व में लड़ तो रहे हैं लेकिन बाकी आगे तो सीएम बैठेंगे के ना। नाम पर बैठेंगे। तो उससे कहीं जो मराठी मानुष है, जो शिवसैनिक है, वो डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएगा कुछ नहीं होता है कि भाई मेरा नेता तो सीएम बनने में डाउटफुल है, तो मैं दूं क्या नहीं दूं वोट? होता है। कुछ नहीं होगा। हमारा टारगेट एक ही है, ये महायुति की सरकार लाना, राज्य को आगे बढ़ाना। आपसे बंद कमरे में किसी तरह का कोई प्रॉमिस? क्योंकि पिछली कुछ बार बंद नहीं, कमरों ऐसा की बातों के चलते हमारा ही सब खुला है। ये बंद कमरे वाली बात झूठ है। वो अमित शाह साहब ने मुझे बता दी, बोले हम अगर ये बिहार के नीतीश कुमार जी की सीट कम आई थी उनको दिया है, तो इनको क्यों नहीं? ये बहाना है, ये झूठा बहाना है। एकनाथ शिंदे जी, आपने अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की और वक्त निकाला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।